प्यार, धर्म और पहरा। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इस वक्त इसको लेकर पूरे देश के कई राज्यों में चर्चाएं जोरों पर है। लव जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें या हरियाणा की बात करें, यहाँ की सरकारें लव जिहाद को लेकर नए कानून की पैरवी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ योगी सरकार सख्त हो चुकी है। इसके चलते योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें इसके खिलाफ कड़े कानून को मंजूरी दी गई। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल के नाम से जाना जाएगा। यूपी के कई शहरों में जिस तरह से इस तरह के मामले बढ़े और उसके बाद योगी सरकार ने इसके खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था। अब इस कानून पर योगी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। यूपी ही की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है। देश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 5 साल की कठोर सज़ा का प्रावधान किया है और गैर जमानती धाराओं में मामले दर्ज होंगे। हरियाणा सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक की। बैठक में सज़ा का प्रावधान 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर सहमति बनी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार है, कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। इसके बाद विधेयक के लिए इसे विधानसभा में रखा जाएगा। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर जहां कई राज्य सरकारें कानून ला रही हैं, तो वहीं इसको लेकर सियासत और राजनीति भी गर्म है। तमाम तरह के सवाल भी हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, प्यार, धर्म और पहरा। लेकिन पहले देखिए इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। शिकायत पीड़ित माता पिता, परिवार या गार्जियन इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी संस्थाओं को डोनेशन देने या लेने वाले संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त होगा। यह अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा और आपको स्वयं सिद्ध करना होगा कि उसने बगैर दबाव, धमकी, बहला फुसला कर या विवाह धर्मांतरण किया है। इसमें सहयोग करने वाले सभी मुख्य आरोपियों की तरह ही आरोपी माने जाए। इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। और इस तरह मैरिज को लेकर के पहले से ही कानून बना हुआ है। हाँ, अगर कोई जबरन धोखा दे करके धर्म परिवर्तन करा रहा है और धोखा दे करके शादी कर रहा है तो उसके लिए बहुत सख्त सजा होनी चाहिए और ये पहले से ही कानून है, इसका कानून की कोई जरूरत नहीं है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ये अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून की शक्ल लेने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर मसौदा तैयार कर लिया है। चलिए जानते हैं क्या होंगे प्रावधान। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर ड्राफ्ट तैयार। दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान। पहले 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया था। मर्जी से शादी से 1 महीने पहले कलेक्टर से लेनी होगी परमिशन। विवाह को कराने वाले गुरु, पादरी, मौलवी को भी 5 साल की सजा का प्रावधान। इस प्रकार के कार्य कराने वाली संस्थाओं के पंजीयन निरस्त हो जाएंगे। धर्मांतरण करने के लिए 1 माह पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। सहयोग करने वाले सभी आरोपियों को मुख्य आरोपी की तरह माना जाएगा। यूपी में अध्यादेश में परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए का जुर्माना, 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान। SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना।
साथ ही 3 से 10 साल की जेल होगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विधानसभा में इसे पटल पर रखा जाएगा तो वहीं इसका विरोध भी होना लाजमी है। अब देखना होगा विधानसभा में बिल पर कितना हंगामा होता है, तो वहीं अन्य राज्यों में भी क्या इस तरह के कानून बनाने पर जोर दिया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 का जो मसौदा है, जिस तरह से आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर बैठक की और इसके प्रावधान में भी रद्दोबदल करने की बात आई, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने इस विधेयक को कैबिनेट से मंजूर कर लिया, विधानसभा में आएगा और फिर ये कानून का शक्ल ले लेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या खास है, या जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस कानून के बन जाने के बाद जो इसको लेकर स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसमें कमी आएगी, लगाम लगेगी। और ये भी सवाल हो रहा है कि पहले से जब कानून है तो फिर नए कानून की क्या आवश्यकता है। तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता चेतन सिंह जी। चेतन जी, आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर आ चुके हैं चेतन जी। आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में है कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। बहुत जोरों पर चर्चा है, खासतौर पर उन राज्यों की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की या हरियाणा की हम बात करें, लव जिहाद या फिर इसके नाम को लेकर भी अलग अलग तरह की व्याख्या हो रही है, बातचीत हो रही है। आज योगी कैबिनेट ने इसको लेकर जो नया कानून लाने की बात की जा रही है, मंजूरी दे दी है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि कानून तो पहले से ही था, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही सही तरीके से करा लेते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या कहेंगे संदीप जी, जो पहले कानून है या फिर जो कानून लाया जा रहा है, चाहे यूपी ला रही हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश की सरकार ला रही हो, फिर हरियाणा ला रही हो? राजेश जी, अगर हम देखें तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 21 है वो आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसमें आप पहनने का, खाने का, रहने का, ओढ़ने का, धर्म को मानने का, ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। इसके साथ जब हम आईपीसी में जाते हैं तो भी कई ऐसे प्रावधान है कि अगर आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, जोर जबरदस्ती कराते हैं, तो सजा का भी है। कुल मिलाकर के हम ये देखें तो ये कानून बहुत नया नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे ऐसे राज्य, 8 राज्य हैं इस देश में जहां पर धर्म परिवर्तन कराने से पहले आपको हलफनामा देना होता है। ये कानून है वहां पे उन राज्य। ये बड़ी बात इसके पीछे ये है, जो लव जिहाद का जिक्र आ रहा है, उसके पीछे मूल कारण ये है कि भाजपा की रिजिम में आ रहा है। इसके पीछे राजनीतिक जो गणित है या राजनीतिक सोच है, उसको लेके ज्यादा हंगामा मच रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में जब धर्म परिवर्तन को लेके कानून लागू है तो उसकी जिक्र क्यों नहीं होता? दूसरे राज्यों में है तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? बीजेपी भी ये जानती है कि इस तरह की बात करके वो एक नए मुद्दे को हवा दे सकती है, एक नई बहस को जन्म दे सकती है। वर्तमान में देश की राजनीति में कोई बड़ा मुद्दा चर्चा का नहीं है, इसलिए लव जिहाद जैसा मुद्दा आया है और दोनों पक्षों को, जो मुस्लिम कट्टरपंथ के लोग हैं चाहे हिंदू कट्टरपंथ के लोग हैं, उन्हें अपनी बात पूरी दमदारी से कहने का मौका मिल गया है।
कुल मिलाकर के बीजेपी ने बॉल फेंकी है और कांग्रेस उसमें उलझ गई है या खेल रही है, क्योंकि जब ये इस तरह का कानून हमारे यहाँ है तो एक चीज पे बड़ी बहस हो सकती है, वो है कुल मिलाकर के सजा कि सजा 2 साल की प्रावधान किया जाना चाहिए 10 साल का, क्योंकि संविधान में जो समवर्ती सूची होती है राज्यों को अपना एक अधिकार है कानून बनाने का। उस कानून के अगर वो सीमा के दायरे में होगा तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी, और उस दायरे से वो बाहर जाएगा तो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। विधि विशेषज्ञों की एक बात माननी है जो सामने आ रही है कि इसमें सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी बात पर होगी तो वो अधिकतम सजा को लेके हो पाएगी। बाकी चीजें तो ऐसी पहले से ही हमारे यहाँ आईपीसी में और संविधान में निहित है। लेकिन संदीप जी, चर्चा तो ऐसी हो रही है कि पहली बार ये कानून आ रहा हो इसको लेकर। नहीं, पहली बार नहीं आ रहा। हम अगर अपने संविधान को देखते हैं, आईपीसी को देखते हैं, तो आप किसी से जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो वही व्यवस्था तो इसमें है ना कि आप जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित जो 8 राज्य हैं वहां पे पहले आपको धर्म परिवर्तन करने से पहले हलफनामा देना होता है। तो प्रक्रिया वही है, उसको थोड़ा सा नया मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है और ये राजनीतिक रंग इसमें कहीं ज्यादा है। और बीजेपी चाहती है कि मुद्दे चर्चाओं में रहें और विरोधी दल उसमें उलझते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कई बार। चलिए चेतन जी के पास में आता हूं, वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रवक्ता चेतन सिंह जी। चेतन जी, क्या कहेंगे जिस तरह से संदीप जी कह रहे हैं और चर्चा बहुत गर्म है, लव जिहाद या फिर हाई कोर्ट तो हालांकि की बात करें या कोर्ट की हम बात करें, वो कहते हैं कि इस तरह की कोई व्याख्या उसमें नहीं है जुडिशियल में। लेकिन जिस तरह से संदीप जी कह रहे हैं कि कानून कोई नया नहीं है, या संदीप जी क्या इसको लेकर तमाम तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जिस तरह से धर्मांतरण कराया जाता है, फिर उसके बाद शादी की जाती है, तो कानून नया नहीं है, फिर इतना शोर शराबा क्यों? राय जी, संदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके अपने विचार हैं, उनका अपना अनुभव है। उस अनुभव और विचार के आधार पर वो अपनी बात रख सकते हैं। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र निष्पक्ष पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र के पथ के प्रवर्तक है। इस देश में आवश्यकताओं के अनुसार जहां भी आवश्यकताएं महसूस की गई हैं, अनेक कानूनों को संशोधन भी किया गया, नए कानून भी बनाने पड़े। और जब लगा कि देश की जो सामाजिक समरसता है, अगर उसका ताना बाना अगर कहीं खंडित होता है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके उस नियम को हमने हटाने का भी काम किया। तो आज अगर हिंदुस्तान में जिस प्रकार का एक विदेशी ताकतों के आधार पर, विदेशी शक्तियों के आधार पर हम देश में जो षड्यंत्र देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हिंदुओं को तोड़ने की बात हो रही है, जो हमारे SC ST के वर्ग उनको बरगलाने की बात होती है, कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है उसको प्रलोभन दे करके, चाहे वे धर्मांतरण का करना चाहते हो, चाहे पैसे के माध्यम से, चाहे लव जिहाद के माध्यम से। तो आखिर जब सरकार को इन बातों को लेकर के अगर देश के नागरिकों को कहीं संरक्षण देने के लिए आवश्यकता, और उस कानून में, कानून है निश्चित रूप से नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं उन कानूनों में ही तो सारी पेचीदगियां हैं राजेश जी। हिंदुस्तान का 92% क्राइम करने वाला आदमी बच करके निकल जाता है। क्या इस पर हमको विचार नहीं करना चाहिए? क्या जो लोग बहला फुसला कर उनको कहीं से किसी प्रकार से लोभ, प्रलोभन, धमकी, दबाव डाल करके अगर धर्मांतरण करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं या करते हैं, तो क्या इस पे कोई सजा का स्पष्ट और बड़ा कठोर कानून लाने की आवश्यकता तो नहीं करना चाहिए? अभी हमारा कानून बहुत लचीला है। वर्तमान में जो सरकारें जो नया अध्यादेश लेकर के आ रही हैं, इसमें बहुत साफ और स्पष्ट है कि 10 साल तक की सजा है और इसमें अग्रिम बेल नहीं है। अभी तो कुछ भी हो जाए, आप अग्रिम बेल लेकर के चले जाइए। आपका NGO, आपकी संस्था, उसको डोनेशन भी मिल रहा है, देश से भी मिल रहा है, विदेश की फंडिंग भी हो रही है। अब तो जिन संस्थाओं ने इसमें सहभागिता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से की है, उनका भी पंजीयन निरस्त होगा और उनके सारे दस्तावेज भी जब्त होंगे। और जो लोग इस प्रकार के कृत्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी इन्वॉल्व पाए जाएंगे, तो मुख्य आरोपी की तरह। लेकिन चेतन जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि किसी को लेकर जब कानून बनता है तो शोर शराबा हल्ला बहुत होता है, कानून बन जाता है, लेकिन फिर जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए
जिस तरह से उस कानून के तहत काम होना चाहिए वो नहीं होता। कानून तो पहले भी है, अगर उसके जो प्रावधान है उन्हीं को सही रूप में अगर लागू कर दिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह के कानून, हाँ ठीक है आप कानून में जो संशोधन है वो हो सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि नए सिरे से पूरा कानून है, आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी जवाबदेही इसी बात को लेकर है कि उस तो कानून को पूरी कड़ाई के साथ लागू किया जाए? देखिए निश्चित रूप से राजेश जी, दिक्कत तो यही है हमारे हिंदुस्तान में कि जो कानून बनाए गए हर कानून को दूसरी कानून की धारा काटती है और इसी का लाभ अपराधियों को मिलता है, उसी का लाभ इस तरह के कृत्य में जो लोग लिप्त है उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस हुई, तभी तो हम इस प्रकार के कड़े प्रावधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कड़े प्रावधान ला करके हम इसको किसी जाति धर्म संप्रदाय नहीं, इसमें धर्म गुरु है, मौलवी है, मौलाना है, पादरी, सभी लोग आते हैं ना इसमें। जो लोग इस हिंदुस्तान में इस प्रकार का अवैधानिक कृत्य करते हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं ना। अब उसको राजनीति के चश्मे से जिन लोगों को देख रहा है वो देखे ना। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का हेड एंड एजेंडा, क्यों भैया आज धर्मांतरण पर हम बात क्यों नहीं करें, आज हम कॉमन सिविल कोड पर बात क्यों नहीं करें, आज हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर बात क्यों नहीं करें, आज हम घुसपैठ पर अगर कानून लाने की आवश्यकता तो बात क्यों नहीं करें। आखिर ये देश है कि धर्मशाला है राजेश जी? हमको आज इस बात को तय करना पड़ेगा कि इस देश को कानून संविधान चलाएंगे या धर्मशाला की तरह बाहर से आए हुए लोग बैठ करके चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बैठ करके जो बाहर के घुसपैठिए जो अपनी घुसपैठ कर रहे हैं, ये अगर हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक प्रणाली को कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल की तरह संचालित करेंगे तो क्या हिंदुस्तान में बैठा हुआ इस देश का मूल नागरिक क्या मुंह बंद करे, आंखों पे पट्टी बांध ले, कानों पर हाथ रख ले, ऐसे करके बैठ? राकेश जी के पास में आता हूं, है ना, अगर आवश्यकता है तो हम कानून बना रहे हैं। चलिए राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं हमारे साथ में। जी चेतन जी दोबारा आऊंगा आपके पास में। राकेश जी हमारे साथ में। राकेश जी, कांग्रेस किस नजर से इस कानून को देखती है? क्या कांग्रेस भी इसके पक्ष में है कि नहीं? जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं उसमें जिस तरह से सख्त कानून लाने की बात की जा रही है, तमाम तरह के प्रावधानों की बात इस कानून में की जा रही है, कांग्रेस किस तरह का इत्तेफाक रखती है इससे? देखिए, जहां तक अभी दोनों प्रवक्ताओं की मैंने बात सुनी, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार है संदीप जी, प्रवक्ता हमारे चेतन जी हैं। जी जी सॉरी, वो पत्रकार जी और प्रवक्ता महोदय जी दोनों की मैंने बातें सुनी, भाजपा की भी और जर्नलिस्ट के हिसाब से भी। ये देश हमारा जो है इसमें 800 साल मुगलों का शासन रहा था, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा है। जब भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा था, जब भी हिंदुओं के साथ कुठाराघात नहीं हुआ था, जब 800 साल मुसलमानों ने राज करा। तो आज जब अंबेडकर साहब ने सारे कानून बनाए, आपको आपके जीवन के आगे के सारे, चाहे मतदान का अधिकार हो, चाहे शादी करने का अधिकार हो, आपको स्वतंत्रता प्रदान करी। जहां तक धर्मांतरण का सवाल है, वो सारे कानून 1947 से बने हुए हैं, उन कानून उनके इम्प्लीमेंट होते हैं। और इस कानून में, हमारे देश के कानून में एक विशेषता है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध नहीं फंसना चाहिए, इसलिए इतनी धाराएं हैं कि उसको जमानत मिलती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो अपराधी है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप इसको लव जिहाद नाम दे रहे हैं। लव और जिहाद दोनों एक दूसरे के न्याय अन्याय जैसे शब्द हैं, एक तरफ न्याय एक तरफ अन्याय, इन दोनों को आपने जोड़ दिया लव जिहाद। मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो शासन से भी है, यूपी प्रशासन से भी है, यहाँ भी है, अगर एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेगा तो वो भी लव जिहाद होगा क्या? उसमें भी आप सबको गिरफ्तार करेंगे, हिंदू लड़के के माँ बाप को, शादी कराने वाले को, कि वो लव जिहाद की श्रेणी में नहीं आएगा क्या? लव जिहाद की श्रेणी में सिर्फ मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करेगा तो ही आएगा। अगर हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करी और मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया तो वो लव जिहाद की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? इस कानून में उसमें 10 साल की सजा आप हिंदू के मंदिर के पुजारी को देंगे या नहीं देंगे? ये एक तरफा कानून है कि सिर्फ हम हिंदू और मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हैं, दोनों को नहीं कर रहे हैं, या मुस्लिम को ही टारगेट कर रहे हैं। तीसरा मेरा ये इसमें प्रश्न है या सोच है कि क्या अब सरकारों से पूछ के कोई शादी करने जाएगा, किसी से बात करने जाएगा? शादी 18 साल में अपना अधिकार दे रखा है मत देने का, इस कानून में आप प्रावधान कर रहे हैं 1 महीने पहले नोटिस देना है, तो क्या इसकी सुरक्षा है कि जिसने आपको नोटिस दिया है, हिंदू मुस्लिम लड़के ने शादी करने का, लड़का लड़की ने, उनकी सुरक्षा कानून में आपने कुछ दिया, प्रावधान दिया है जिसमें राजनीतिक दल, बजरंग दल, फलाने दल, विश्व हिंदू परिषद इंटरफेयर नहीं करेगी?
उसको सामाजिक स्तर पे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा अगर वो मर्जी से करना चाहता है। उसकी सुरक्षा के क्या प्रावधान है? आप सब बातें बोल रहे हैं, पुजारी को, मौलवी को जेल में डाल देंगे, संस्थाओं को जेल में डाल देंगे। मुझे आप 50 उदाहरण मध्य प्रदेश के नामजद प्रकरणों के बता दें जहां ऐसा हुआ है कि जो लव जिहाद के जो इन्होंने फिगर बनाया उसमें किसी का नुकसान हुआ है, किसी की हत्या हुई है और कोई अपराध हुआ है। ऐसा कोई अपराध आज तक कोई ऐसा अपराध अगर संज्ञेय हो, मेरे संज्ञेय नहीं, 1-2 प्रकरण। चलिए संदीप जी के पास में आता हूँ, इस शब्द को लेकर ही आता हूँ, राकेश जी इसी शब्द के साथ में आता हूँ संदीप जी के साथ। लव जिहाद जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अहम बात ये है कि ये जो शब्द आया है, हालांकि कोर्ट कानून इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जिस तरह से कहा है कि ऐसा कोई जुडिशल में कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसे शब्द की व्याख्या नहीं है। तो संदीप जी क्या माना जाए कि जो राकेश जी कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात की, वाजिब मुझे लगता है बात की है, तो लव जिहाद जो शब्द है जब कानून में इसकी व्याख्या नहीं है तो इसको फिर क्यों सरकारें आगे बढ़ा रही हैं? दूसरा नाम भी हो सकता है इस तरह से, अगर कोई करता है तो दूसरे प्रावधान भी है, दूसरे आप कानून लाइए, कड़ी सजा दीजिए उसमें। जी धर्मांतरण हो सकता है। और मेरा यही सवाल है कि अगर एक हिंदू लड़का मुस्लिम से शादी करेगा तो नहीं, मैं संदीप जी से यही पूछ रहा हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाए संदीप जी से। देखिए मध्य प्रदेश में जो कानून लाने की बात हो रही है उसमें लव जिहाद जैसा शब्द नहीं है, जो बात चल रही है ना उसकी नहीं। आप राजनीतिक परिस्थितियों और राज्यों के हालात को आपको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा कुछ और है, वहां राजनीति किसी और तरह से चलती है, मध्य प्रदेश की राजनीति किसी और तरह से चलती है। लिहाजा यहाँ लव जिहाद जैसा कानून शब्द, मुझे ऐसा लगता है जो पहले शिवराज का स्टेटमेंट आया था या पहले जो बात आई है उसमें तो उस विधेयक में लव जिहाद जैसे शब्द के प्रयोग से भी बचने की बात कही जा रही है। बिल्कुल मेरी और संदीप जी यही कारण है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 का नाम दिया जा रहा है इसको, इसीलिए ला रहे हैं। और उसमें जैसे अभी राकेश जी बोल रहे थे जो कांग्रेस नेता कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो उसमें जाति का भी उल्लेख करने से बच रही है, संप्रदाय का भी उल्लेख करने से बच रही है सरकार। मेरी जो जानकारी है वो सिर्फ धर्मांतरण, जबरदस्ती शादी, बहला फुसला के शादी करना और शादी करने से पहले एक नोटिस देना, ये प्रक्रिया को अपनाने की, ताकि उसका जो कानून रहे या जो विधेयक लेके आ रही है वो लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी लगे, लोगों को ये संदेश ना जाए कि ये कानून जो है वो किसी एक वर्ग को टारगेट बना के किया जा रहा है। ये सरकार इससे बच रही है मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। उत्तर प्रदेश को जो हम देखते हैं तो वहां पे हालात थोड़े से अलग हैं, मध्य प्रदेश से अलग हैं एकदम। तो मध्य प्रदेश की सरकार की कोशिश ये रहेगी कि थोड़ी सी समरसता भी रहे, लेकिन पार्टी की एक लाइन होती है राजेश जी, वो ऊपर से चलती है और नीचे आती है। जब कोई पार्टी की लाइन ऊपर से चल रही है तो नीचे तक तो आएगी वो, उसके नाम बदलते रहेंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से, लेकिन विधेयक आएंगे, कानून बनेगा, क्योंकि पार्टी का हाईकमान ये तय कर चुका है कि इस तरह के कानून की जरूरत है। और राजनीतिक तौर पर ये कानून बड़ी चर्चाओं में रह सकता है। अगर हम राजनीतिक दलों का देखा तो उनका काम ही ये होता है कि वो एक ऐसी बात सामने लाते हैं जिसमें जनता का उससे जुड़ाव हो जाए, उसमें बहस शुरू हो जाए, दीगर मुद्दों से वो थोड़ा सा हट जाए। यूपी में चुनाव भी है संदीप जी, यूपी में चुनाव भी है अभी, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव तो पूरा मौसम चलता है आजकल, तो आप देखिए। तो राजनीति जो है वो राजनीतिक दल उस तरह से देखते हैं, वो स्वीकारते नहीं है, कोई राजनीतिक दल स्वीकारता नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पीछे उसका अपना अपना एजेंडा होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सबके अपने एजेंडे होते हैं। यही कारण है कि ये लव जिहाद और तमाम धर्म परिवर्तन जैसे विधेयक लाने की बात हो रही है, जबकि कानून पहले से है। चलिए चेतन जी के पास में आता हूं। चेतन जी, एक सवाल यहां भी ये बनता है कि कोई भी कानून आता है या कानून की बात होती है, लेकिन उससे पहले उसकी दुरुपयोग की भी चर्चा होने लगती है। इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र से लेकर राज्यों तक इसको लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, या कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता इससे बढ़ेगी, कानून का दुरुपयोग इसमें होगा, देश दो धड़ों गुटों में बटेगा, किस तरह से जवाब देंगे? देखिए राजेश जी, हर कार्यक्रम के पीछे हर आदमी की, हर नेता की
हम तो जिस प्रकार की डेमोक्रेसी में, तो हम तो नेता की बात करें, तो नेता की नीति और नियत क्या है। अब नेता की नीति और नियत गड़बड़ है तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग होगा। अगर हम कोई चीज की मेडिसिन लेते हैं, अगर मेडिसिन भी ओवरडोज होती है तो वो भी हमको नुकसान करती है। हमको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी कानून की आवश्यकता समाज को कितनी है, इस देश को कितनी है। अगर उसका दुरुपयोग कोई होता है तो उस दुरुपयोग करने वाले के हाथ रोकने का कोई प्रावधान उसमें है या नहीं है। और हमको सबसे पहले किसी भी चीज को लेकर के, मैंने देखा है खास तौर से कि जब भी हम धारा 370 की बात करें तब भी बाकी विपक्षी दलों को ये लगने लगा कि देश में पता नहीं कौन सा भूचाल आ जाएगा। हमने घुसपैठियों की बात करते हैं, हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, हम आरक्षण की बात करते हैं, हम एससी एसटी एक्ट को संरक्षण देने की बात करते हैं, तो पता नहीं तरह तरह के दर्द और लोगों को उल्टियां होने लगती हैं। तो ये आदमी की सोच है। जो लोग घृणित और छोटी मानसिकता के साथ, छोटे विचारों के साथ काम करते हैं, जो इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, मैंने जो 1947 में देश का विभाजन कर दिया तो ये मेरा निर्णय सर्वाधिक न्यायोचित निर्णय था, मैंने धारा 370 जम्मू कश्मीर को इस देश के संविधान से थोड़ा अलग रखने का निर्णय किया, वही सही था, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन आज देश प्रदेश, मैं पौराणिक जी की बात से सहमत हूं कि जिन प्रदेशों की जहां के जिस प्रकार के हालात है, सिचुएशन है, उसके आधार पर वहां की सरकार अपना निर्णय करेंगी। उस हिसाब से कानून और कानून में हम प्रावधान करके लाएंगे। तो सरकारों ने जब जो सरकार चला रहे हैं उसका अनुभव तो उनको है ना, बाकी आवश्यकताएं जो है उनके अनुरूप हम निर्णय कर रहे हैं, उनके अनुरूप हम कानून लेकर के आ रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर किसी चीज का अगर दुरुपयोग होता है तो और भी संवैधानिक संस्थाएं बैठी हैं, दुरुपयोग करने वाले कभी बख्शे नहीं जाते हैं, न वो बख्शे जाएंगे। वक्त कभी राकेश जी संक्षेप में, अगर स्पष्ट प्रावधान के साथ, बिल्कुल राकेश जी संक्षेप में जवाब देना चाहेंगे चेतन जी जिस तरह से कह रहे हैं। राकेश जी जी क्या कहेंगे संक्षेप में? जी अभी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, मैं देख ही रहा था कि लव जिहाद हम मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे, उन्हीं के शब्द हैं। अभी वो कान्हा कहीं जंगल में बैठे हुए टेबल लगा के वहां से उन्होंने बयान दिया है कि लव जिहाद नहीं होने देंगे। मेरे प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं मिला दोनों महानुभाव से कि अगर एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो क्या लव जिहाद कहलाएगा? आपको हिंदुओं की ज्यादा चिंता है, ऐसा क्यों है भाई? आपको नहीं राकेश जी, आप बताओ तो, अगर आप ला नहीं पढ़ते हो, यही तो कांग्रेस की दुर्गति का कारण है। हिंदू होने के बाद हिंदुओं को काटने की बात करते हो आप, यही तो दिक्कत है। आप उठा करके पढ़िए, उसपे धर्म गुरु हिंदुओं के ही होते हैं। आप नाराज मत होइए, आप आप नाराज मत होइए। मेरा सिंपल सा प्रश्न है, नाराजगी का कोई महत्व नहीं है, ये मेरे घर का कानून नहीं है, ये सबका, मेरी बात सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात है। जी जी, मेरी बात तो सुनिए आप 2 मिनट। गृह मंत्री जी का जो बयान है, उनका ये बयान है, लव जिहाद में कोई भी अगर शादी करेगा, सीधा सीधा शब्दों में उनका बयान ही बता रहा हूं मैं आपको, अभी 2 मिनट पहले का है, तो पुजारी हो या मौलवी हो उसको 10 साल की सजा है, और जो करने वाले हैं परिवार वाले शिकायत करेंगे 10 साल की सजा है। सब मान लिया। मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है, हिंदू लड़का से शादी करेगा तो वो लव जिहाद के दायरे में आएगा या नहीं आएगा इस कानून में? नहीं है राकेश जी, बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, प्रावधान है, गाइडलाइन दी है कि 1 महीने पहले आप आवेदन करिए डीएम को। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिले के अधिकारी को मेरा ये कहना है, उस मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? लव जिहाद के सहित 10 साल की सजा होगी या नहीं होगी? मैं वही कह रहा हूँ, अगर गलत आचरण के साथ अगर जबरदस्ती किया है तो 10 साल की सजा होगी, हिंदू हो या मुस्लिम हो। बिल्कुल बिल्कुल, कानून समान है। जी जी, यही सुनना चाह रहा था आपसे कि अगर प्रावधान है तो कानून सही है, अगर ये प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान यही है, अगर जबरदस्ती दबाव डालकर धर्मांतरण होता है तो चाहे कोई हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसी कानून के दायरे में आएगी। आज जिस तरह से लगातार अब इसको लेकर, चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, कानून पहले से है और बेहतर हो, बेहतर प्रावधान हो, और वो कानून लाने की तैयारी है। यूपी कैबिनेट मंजूर कर चुकी है, मध्य प्रदेश भी ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, और तमाम तरह की चर्चा इसको लेकर, सियासत राजनीति भी है। हम तीनों मेहमानों का, चेतन सिंह जी आपका, राकेश सिंह जी आपका और संदीप पुराण साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और कुल मिलाकर कानून लाने की बात 3 राज्यों की सरकारों ने की है। यूपी सरकार कैबिनेट में इसको मंजूर कर चुकी है,
मध्य प्रदेश सरकार धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 का मसौदा तैयार कर रही है। आज जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, कई उसमें रद्दोबदल भी हैं, वो भी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यही है कि अगर जोर ज़बरदस्ती से किसी तरह दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो निश्चित तौर पर वो कानून की नज़र में आएगा। कड़ा कानून, कड़ा प्रावधान हर व्यक्ति चाहेगा कोई इसको लेकर हो। हालांकि राजनीति और सियासत भी इसको लेकर चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि कानून, नए कानून से इस दिशा में कितना ये कारगर होता है। आज की चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।